हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी परिस्थिति विशेष में अपचायक का चयन ऊष्मागतिकी कारक पर निर्भर करता है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? अपने विचार की उपयुक्त उदाहरणों से की सहायता से पुष्टि कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो डेल्टा जी होता है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा जिसे कहते हैं। गिब्ज मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा जिसे डेल्टा जी कहा जाता है, ये होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस। अब बच्चों डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, अभिक्रिया स्वतः होगी। अभिक्रिया स्वतः अभिक्रिया स्वतः होगी। वहीं पे हम बात करें एलिंगम आरेख की। एलिंगम आरेख, एलिंगम आरेख में क्या होता है, जो ऊपरी रेखा होती है, ऊपरी रेखा, ऊपरी रेखा का अपचयन, अपचयन नीचे की रेखा द्वारा, नीचे की रेखा द्वारा किया जाता है या किया जा सकता है। वहीं पे देखिए, जो डेल्टा जी की हम बात करें, डेल्टा जी, तो डेल्टा हमें ऐसे अपचायक का चयन करना चाहिए। ऐसे अपचायक का, ऐसे अपचायक का चयन करना चाहिए, करना चाहिए जिसमें, जिसमें दी गई परिस्थिति में, दी गई परिस्थिति में कुल अभिक्रिया, कुल अभिक्रिया स्वतः स्फूर्त हो, स्वतः स्फूर्त हो, अर्थात, अर्थात डेल्टा जी नेगेटिव हो। और ये तभी होगा, और ये तभी होगा जब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। तो देखिए बच्चों, एक तो हम इस प्रकार से गिब्ज मुक्त ऊर्जा से अपचायक का चयन कर सकते हैं जो अधिक ऋणात्मक डेल्टा जी वाला हो। उसके बाद हम देखिए दूसरा एलिंगम आरेख की बात करें, तो एलिंगम आरेख यहाँ पर इस प्रकार से होगा। देखिए हम बात करें एलिंगम आरेख की, यहाँ पर ये एलिंगम आरेख, अब एलिंगम आरेख होता है डेल्टा जी और टेम्परेचर टी के बीच में, यानी गिब्ज मुक्त ऊर्जा और तापमान के बीच में। अब एलिंगम आरेख के लिए हमने क्या लिखा है, ऊपरी रेखा का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए इसे हम आरेख द्वारा समझें, तो आरेख कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। यह कुछ इस प्रकार से हमारे पास में एलिंगम आरेख होगा। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर ब्लैक वाली लाइन है, इस पर होता है एल्यूमिनियम, यानी कि इसे हम बैलेंस रिएक्शन के रूप में लिखें तो ये हमारे पास में होगा 4/3 Al2O3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिसका यहाँ पर ऑक्सीजन से क्रिया करने पर हमें प्राप्त होगा 2/3 Al2O3। और देखिए जो यहाँ पर हरी वाली लाइन है, इस पर होता है मैग्नीशियम, जिसकी क्रिया ऑक्सीजन से करने पर हमें प्राप्त होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि होगा 2MgO। अब देखिए हमने क्या कहा है मुख्य उदाहरण में, कि जो ऊपरी रेखा है, ऊपरी रेखा का अपचयन नीचे की रेखा द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऊपरी रेखा पर कौन है, अभी यदि हम यहाँ पर ये तापमान हमारे पास में, यहाँ पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नीचे वाला आरेख ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, जो लाइन ऊपर वाली है वो नीचे आ रही है, और जो नीचे वाली लाइन है ऊपर आ रही है। तो ये जो तापमान होता है, ये यहाँ पर होता है लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, 1350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस पर होगा क्या, देखिए 1350 से पहले कौन सी लाइन नीचे है, तो मैग्नीशियम वाली लाइन नीचे। तो ये क्या करेगी, ऊपरी रेखा पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका अपचयन कर देगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1350 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, पहले मैग्नीशियम
अच्छा अपचायक होगा, अच्छा अपचायक, अच्छा अपचायक होगा। वहीं पर देखिए, यदि हम 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बात करें, बाद, तो बाद में तो देखिए कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, मैग्नीशियम वाली, और नीचे कौन सी रह गई, एल्यूमिनियम वाली। तो अच्छा अपचायक कौन सा हुआ, एल्यूमिनियम। यहाँ पर 1350 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एल्यूमिनियम अच्छा अपचायक होगा, अच्छा अपचायक होगा। अब देखिए दूसरा हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर होता है 2CO प्लस O2, जिससे हमें CO2 प्राप्त होती है। और इस लाइन पर होता है कार्बन, जो कि बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर समझे, ये हमारे पास में इस प्रकार से होगा। अब ये 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो होगा क्या, ये जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये तापमान होता है लगभग 710 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पर लगभग होता है 710 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले देखें तो कौन सी लाइन नीचे है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली लाइन नीचे है। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक, अपचायक होगा। दूसरा, 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पर ध्यान दें तो कौन सी लाइन नीचे आ गई, कार्बन वाली लाइन नीचे आ गई 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद। तो यहाँ पर 710 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कार्बन अच्छा अपचायक होगा, अच्छा अपचायक, अपचायक होगा, होगा। तो ये हमारे पास में होता है एलिंगम आरेख, जिसके आधार पर हम यहाँ पर अपचायक को समझ सकते हैं, अपचायक का चयन कर सकते हैं उष्मागतिकी के आधार पर। ये हमने उष्मागतिकी के कारक भी समझ लिया यहाँ पर डेल्टा जी के आधार पर। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।